नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान युद्ध के बीच भारत में चुनावी महाभारत छिड़ी हुई है। एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जिन जिन राज्यों में उनके लिए संभावनाएं हैं वहां पर एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का पूरा सिस्टम और इकोसिस्टम, चुनाव आयोग पूरा का पूरा, और इन सबके पीछे न्यायपालिका, ये सब ज्वाइंट फोर्स, इनका भी डंका बज रहा है। मोदी जी का जो डिजास्ट्रस करियर है भारत के लिए, पॉलिटिकल करियर, उसको बचाने में गोदी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। ईरान युद्ध के दौरान फॉरेन पॉलिसी का सर्वनाश करने वाले नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री जयशंकर का डंका कोई कैसे बजा सकता है, वो हमारी देश की मीडिया से सीखना चाहिए। इस दौर में भी वो डंका बजा रहे हैं जबकि ढोल फटी हुई है और साहेब ने पूरे देश को फंसाया है। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार इतने युद्ध में भी मोदी ने थोड़ा तो कंट्रोल कर रखा है। वो दौर याद कीजिए जिस दौर में हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश हुई थी कोविड के महाप्रलय में, महातबाही में, कि जो कुछ भी हो रहा है ये कम है, मोदी नहीं होता तो क्या होता। ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथकंडा है जिसका कोई जवाब नहीं होता है। ये मनोवैज्ञानिक हथकंडा है। देश में अशिक्षा, देश में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, और देश में व्यक्ति पूजक समाज, जब ये सारे इकोसिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो इस मनोवैज्ञानिक हथियार का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। फिर कि जितना हुआ, मर गए 2 लाख लोग, शुक्र मनाओ। अगर मोदी नहीं होता तो क्या होता, 2 करोड़ मर जाते। अब इसका क्या जवाब होगा? वही हालत है हमारे यहाँ। हमारे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सारी दिक्कत बताई जाती है और अपने यहां सब चंगासी, सब चंगासी, राजा नंगासी, बाकी सब चंगासी, वही वाला है। और इस मामले के भी एक्सपर्ट, मैंने बोला है, शब्द फिर से रिपीट कर दूं, नंगा। ये नंगा मंच से चुनावी भाषणों का हिस्सा बना चुके हैं, इसलिए अब इसको भी हम अमर्यादित और संसदीय नहीं मान सकते। अब मोदी जी ने इसको जो है लेजिटिमेट कर दिया है कि ये वर्ड आम बोलचाल के भाषा में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो साहेब के जो कारनामे हैं वो अद्भुत हैं और उसको बचाने के लिए एक जो कवच कुंडल है वो गोदी मीडिया है। आपको मैं 2 हेडलाइन दिखाऊंगा, उसके बाद में ममता बनर्जी, पहले भाव को साथ में ले आइए, पहले भाव को ले आइए। स्वागत है भाव। ये फटी ढोल के सहारे डंका कैसे बजाया जाता है पहले ये दिखाएंगे, और फिर ममता बनर्जी के टारगेट पर आएंगे जो दिल्ली की तरफ। हालांकि ममता दीदी के भी हुंकार पर कई बार मेरे मन में आता है कि चलो बेचारी फंसी हुई अकेले हुंकार तो रही है, बंगाल में उम्मीद नहीं है कुछ बचने की। जब 15 दिन का कैंप हो गया तो 15 दिन का कैंप शाह ने तभी किया। वो 15 दिन बाद ये थोड़ा होगा कि चुनाव के बाद ये हेडलाइन बना पावे कोई कि 15 दिन शाह रुके फिर भी हार गए। ये तभी 15 दिन रुकने का फैसला हुआ होगा जब सब कुछ सेट हो चुका, तभी हुआ होगा। तो नतीजे डिजाइन किए गए हैं पहले ही। हाँ, हाँ, तभी नतीजे हुआ। डिजाइन किए गए हैं, चुनाव का प्रोसेस ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन फिर भी जज्बा है ममता दीदी में। ममता दीदी ने कहा कि इसी साल 26 में ही, बंगाल में क्या होगा छोड़ो, तुम बंगाल पे नजर रखो, हम दिल्ली पे नजर रखें, दिल्ली में सरकार गिरेगी, मोदी की सरकार 2026 में गिरेगी। अब ये तो मुझे तो हालांकि हजम नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं। पहले देखते हैं जरा गोदियों के कारनामे। भैया हेडलाइन दिखाइए जरा, भाव देखिएगा, हेडलाइन देखिए। ईरान युद्ध में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। यहां अमेरिका और इजराइल की नाक मुंह फूटा हुआ है सब है? और भारत की ताकत, ईरान युद्ध में भारत की ताकत, ये पढ़ने के बाद आदमी बेहोश न हो जाए तो क्या करे। होर्मुज से निकले 8 भारतीय जहाज, चीन के 70 टैंक अभी भी फंसे। अच्छा देखिए कितना गजब का इन सबका हम बोल देंगे, उस सब तो गाली में उसको गिना जाता है, लेकिन
क्या करें। मतलब अव्वल दर्जे का कमीनापन देखिए। भारत के कितने निकले ये बताया, चीन के कितने फंसे ये बताया। जब इसी डेटा जाना है तो ये बताते कि टोटल कितने होर्मुज में थे, कितने किसके फंसे हैं और कितने किसके निकले हैं। अपना बताया निकला, उसका बताया फंसा, उसके 25 निकल चुके, 20 से 25 उसकी कोई चर्चा नहीं की। अपना 8 निकला, जहां पे एक नहीं निकल रहा उसके 25 निकले, उसको नहीं लिखा है। और यहाँ 8 निकले तो दुनिया ने देखी, मोदी की भारत की ताकत दुनिया ने देखी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये निकले कैसे हैं? ये निकले ईरान के रहमो करम पर है, तुम्हारी ताकत पर नहीं निकले हैं। बहुत साफ शब्द सुन लो, इसको देशद्रोह मानना तो मान लो तुम लोग। दूसरी बात, क्योंकि हार्मोज में जो जहाज निकला, उस कैप्टन मनीष का आपने पूरा डिटेल एक प्रोग्राम दिखाया था आशीष। प्रोग्राम ये बेशरम है। उसने उसको कहा था कि पूरा सारा रेडियो जाम है, वहां पे जीपीएस जाम है, वहां मैनुअल जो मैप दिया जाता है IRGC द्वारा, उसी रूट पे चलना है, क्योंकि वहां माइंस नहीं है, लेकिन सांस रोके रोके हम निकलते हैं। तो क्योंकि हार्मूज पहले ही सकड़ा, और उसका भी सकड़ा कर दिया उन्होंने, एक मैप बनाया जहां एक जहाज निकल सकता है। ऐसे कई जहाज चाइना के निकले। जब हार्मूज बंद हुआ तब IRGC ने पहला स्टेटमेंट दिया था कि चाइनीज फ्लैग वाले जहाज के आवाजाही को कोई रोक नहीं, लेकिन एक एक करके निकल रहा है। चाइनीज वहां पे लगातार तेल ले रहा था जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। चीन तब माल दे रहा था ईरान को जब अमेरिका ने सैंक्शन लगा रहे थे। चीन ने कभी अमेरिका के सामने झुका नहीं, और चीन लगातार ईरान के साथ संबंध बनाए रखा है। तो चीन के तो सैकड़ों जहाज आवाजाही कर रहे हैं, उसमें कई निकल जा रहे हैं, कुछ बचे, क्योंकि उनके जहाज का क्वांटम है। अपने 26 के आसपास जहाज थे, वो अभी भी अटके हुए हैं वहां पे। 27 जहाज है। हाँ, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और उसमें से एक एक दो दो वो अपने रहमो करम पे। हमारे रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, पब्लिकली झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, राजनाथ सिंह जी को, कि भारतीय नेवी हार्मुज से जहाज निकालने में कामयाब हो रही है। अरे हमारी नेवी हार्मुज के मुहाने पे खड़ी है, जैसे ही जहाज वहां से निकलता है उसको एस्कॉर्ट करके लाता है। ये जबरदस्ती हवाबाजी के लिए किया गया है। हार्मुज से निकलने के किसी भी जहाज पे कोई हमला नहीं हो रहा है, और ना ईरान हम पे हमला कर रहा है, ना इजराइल हमारे हमला कर रहा है। इजराइल तो हमारा बाप हो गया। ईरान ने कहा मित्र है, हम काहे को हमला करेंगे। कोई हमला नहीं हो रहा है। बहुत मोटी मोटी बात है, विषय तो हम तब चलेंगे, लेकिन ये हम दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली ये भी उसी चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव में क्या मुंह लेके जाएंगे 56 इंची साहब, इसलिए डंका बजाया जा रहा है। होर्मुज से तो जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो वहां पर छींक नहीं पा रही है, और तुम कह रहे हो वहां से हमारी बारात आ रही है। अरे बिना मतलब का देश को क्यों गुमराह करते हो तुम लोग इतना बड़ा अपराध देश के साथ कर रहे हो। अगली हेडलाइन देखिए, एक नई हेडलाइन थी, देखिए एक ही जगह नहीं है, देखिए दूसरे में, जहां अमेरिकी जहाज, अब ये पढ़ लिए, पिछले में बेहोश होते, इससे तो कोमम चला जाएगा आदमी। जहां अमेरिकी जहाज फटकने से भी घबराते हैं, वहीं से तिरंगा तान कर निकले समंदर के 8 सिकंदर। वो समंदर के सिकंदर नहीं है। एक तो पहली बात, जाहिलों, वो सब कमर्शियल व्यावसायिक जहाज हैं, वो सिकंदर और नेपोलियन नहीं है। वो व्यापारी, हाँ, वो व्यापारी हैं सब। उनको सिकंदर और कलंदर और नेपोलियन लिख रहे हो, मतलब अव्वल दर्जे के तुम लोग ने तो नरक मचा दिया है पत्रकारिता के बजाय। तुम लोग को हम नहीं बता सकते एड्रेस, नहीं तो उसकी सीढ़ियों पे जाके बैठना चाहिए। दिल्ली में कुछ जगह है ऐसी। अमेरिकी जहाज फटकने से भी घबराते हैं। अब आप कल्पना करो, ये पढ़ने के बाद, हटा दो भैया, ये पढ़ने के बाद, ये बेसिकली मैंने कहा ना मनोवैज्ञानिक, इस देश में जितना इन सब ने अशिक्षा फैलाई है, जितना अंधभक्ति फैलाई, उसी का है। ये पढ़ के बहुत सारे, और मैं बता रहा हूँ नौकरी पेशा रिटायर्ड, मैं खाली ये नहीं कर रहा हूँ कि अशिक्षित, वो कहेंगे देखो अमेरिका नहीं फटका, हमारे चले आए। ऐसे से हैं रिटायर्ड, जीवन भर बहुत किए। अरे भाई बहुत है। उन्हें जंगी जहाज और उसका फर्क नहीं पड़ता। उनको ये नहीं समझ में आता कि इराक को तो परमिशन दे दी उन्होंने, इराक का जहाज का जो अमेरिका के साथ है,
उसको भी परमिशन दे ली, चलो इराक भी अपना जहाज निकाल ले यहां से। भारत तो बहुत दूर। बताइए, आप कह रहा है कि अमेरिका भी नहीं फटक रहा है और भारत निकाल ले रहा है। मतलब ये युद्ध, इसको देख के ये लगता है ना कि अमेरिका वगैरह सब हमारे सामने नतमस्तक गिड़गिड़ा रहे हैं, सुपर पावर हम बन चुके हैं, ये दिखा रहा है। अब आते हैं ये क्यों हो रहा है। उस बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी के चुनाव के लिए हो रहा है, क्योंकि हो रहा है। पूरे देश के हर कोने में तेल गैस के लिए लोगों मारामारी हो रही है। अभी और भी है, बंगाल, अभी भी है। हो रही है अभी भी। बंगाल, बंगाल पे चलते हैं, ममता बनर्जी पर सीधे। अब यहां से हम पूरे प्रोग्राम को पलटते हैं, सीधा पॉलिटिकल पे लाते हैं। बंगाल, अब हेडलाइन लाइए जरा। 2026 में गिर जाएगी मोदी सरकार, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। अगली हेडलाइन लाइए। ममता का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बोली बंगाल को छेड़ा तो फतह करेंगे दिल्ली। चलिए आगे चलिए, अगला। ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि मालदा जिले के मोथाबारी में हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव के पीछे असली गुनहगार भाग गए हैं, जबकि एनआईए बेगुनाह स्थानीय लोगों को पकड़कर परेशान कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एसआईआर के बाद अंडर एजुकेशन मामलों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों के पास न जाएं, बल्कि वोटर लिस्ट से गलती से हटाए गए लोगों के नाम फिर से शामिल करने के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दें। आगे बढ़िए, अगला चलिए। ममता बनर्जी ने स्टेज पर मौजूद पार्टी के लोकल नेताओं को कहा कि हमारी पार्टी की पॉलिटिकल रैलियां और मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्राथमिकता इन लोगों की मदद करना है ताकि वे वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए नामों को शामिल करने के लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकें, किसी भी उकसावे में ना आए। बीजेपी हिंसा भड़काना चाहती है और फिर सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को उठाना चाहती है, जैसा उन्होंने मोथाबारी में किया था। जरा सुनवाइए ममता की वो बाइट जो उन्होंने दिल्ली को कहा है टारगेट करने को लेकर के 2026 में सरकार गिराने। 1 2 3 4 बीजेपी विदाय आबार। 1 2 3 4 तृणमूल जितबे आबार। 1 2 3 4 बीजेपी के विदाय एबार। बांग्ला থেকে বিদায় দিয়ে দিল্লিতে বিদায় দেব। এই সরকার থাকবে না, দিল্লির সরকার থাকবে না, বিজেপি সরকার থাকবে না, বিজেপি সরকার থাকবে না, বিজেপি টিকবে না। মানুষের এত অত্যাচার করে কেউ দেশকে শেষ করে দিলে মানুষ সেটা ক্ষমা করে না। बस इसी पे रोक दीजिए, बाकी हिस्सा बाद में। भाऊ 2026 में दिल्ली सरकार गिरा देंगे। हालांकि मुझे तो बड़ा मतलब राजनीतिक लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, मुझे ये तो संभव लगता नहीं। लेकिन बंगाल में जाएं, बंगाल में नतीजे करीब करीब लगता है तय हो चुके हैं। 23 लाख मतदाता इस वक्त भी हैं जो मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं और उनके नाम पर सुनवाई ही नहीं हो पाई है, सुनवाई ही नहीं हो पाई अब तक। और कल आखिरी डेट है, मंडे को आखिरी डेट है, वो लिमिट खत्म हो रही है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक नाटक का मंचन किया। हाँ, चुनाव आयोग के इन गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए, चुनाव आयोग के कुकर्मों को जस्टिफाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाटक का मंचन किया। और 75 लाख लोग जो मतदाता सूची से हटाए गए, उसमें से लाखों लोग वो है जो गलत तरीके से हटाए गए। वो मतदान देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन वो जरूर मतदान करेंगे जो एक एक आदमी 30-30 हजार फॉर्म भर के नाम जुड़वा रहा है। वो जरूर मतदान करेंगे, देख लेना आप। 17 तारीख को फिर कोई जवाब देगा, सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि ठीक है, चुनाव आयोग का जवाब ठीक है। अब ममता के यदि 30 लाख वोटर, मोटे मोटे तौर पे, एक एवरेज के तौर पे 30 लाख वोटर ममता के चले जाते हैं और 20-25 लाख दूसरे जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को,
हम्म, तो ये 50-60 का गैप होता है, लाख का। हम्म, हम्म, और ये सारा खेल वहां होगा जहां 5-5, 10-10 हजार की जीत हुई है टीएमसी की। और बीजेपी सरकार आएगी, बना लेगी सरकार बीजेपी, अनलेस एंड अनटिल यदि वहां के बंगाल के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अपने अधिकारों का हनन करके एक साइडेड वोटिंग किया, 70% किए तब बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तब बचेगी। 70% वोट यदि ममता को होगा तब बचेगी, हम्म, जो मुझे मुश्किल लगता है हम्म, वर्तमान में। क्योंकि फिर वोट देने के बाद भी क्या मशीनें काम करेगी? क्या मशीनें नहीं बदलेगी? क्या डीएम ने सर्टिफिकेट दे ही दिया हारने वालों को, तो आप कोर्ट ही जा सकते हो ना। हम्म, फिर कोर्ट कहेगा कि वो चुनाव हारने के बाद रोने के लिए आते हो तुम, हम्म, कोई मतलब नहीं है। कल नागरत्ना जी ने बहुत सही कहा था कि चुनाव आयोग को वही तय करेगा या चुनाव आयोग पर वही नियंत्रण करेगा जो चुनाव लड़ रहा है, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या है? फिर चुनाव में जो प्रतियोगिता होती है, चुनाव एक प्रकार का प्रतियोगिता है विभिन्न राजनीतिक दलों में और विचारधाराओं में, जो अपना अपना रोड मैप जनता के बीच में रखता है, और जनता लगता है जिसको कि हमारा भाग्य विधाता हो सकता है, उसको जनता चुनती है। ये कंपटीशन के मायने ही कुछ नहीं रहेंगे फिर, क्योंकि मैच का अंपायर ही यदि किसी एक टीम का एक्स्ट्रा 11th प्लेयर करके काम करेगा, तो फिर दूसरी टीम कितनी भी सशक्त हो, उसका हारना तय है। और यही अब बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में हो ही रहा है, यही हो ही रहा है। और बंगाल में कुछ और भी, इस समय भी जब हम चर्चा ये कर रहे हैं तब भी ममता बनर्जी एक रैली संबोधित कर रही हैं। जरा अगली क्लिप लाइए, फिर मैं कुछ बताता हूं। क्योंकि जो अमित शाह, हमने अभी कहा था ना कि अमित शाह वहां पर बैठ गए हैं, ममता ने वही कहा है कि अमित शाह यहाँ पर बैठ गए हैं। जरा इसके बाद वाली क्लिप भी रेडी रखिए, इसको चलाइए। ইলেকশন কমিশন আসার পর বিজেপির কথায় রাজ্য চলছে, সব পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়নি, গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হয়নি, আর হবেও না, জেনে রাখুন। বিজেপি কোনো ধর্ম বিশ্বাস করে না, ওদের ধর্ম একটাই, দাঙ্গা করার ধর্ম, মানুষ মারার ধর্ম। লজ্জা করে না? অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ক্ষমতা থাকলে এইখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করে এই যাদের নাম কেটেছে তাদের সাথে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফোন করে করে নির্দেশ দেন সবাইকে, মুসলিম দেখলেই মালদায় ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো, তিহট্টে ভোট কাটো। এমনকি আমার কনস্টিটিউন্সিতেও 1.5খানা ওয়ার্ড আছে, সেখানেও ভোট কেটে দিয়েছে 40,000 ভোট। एक एक इलाके में वो कह रही है कि मालदा में आके खड़े हो जाएं, जितना जिनका वोट कटा है, एक बार अगर हिम्मत है अमित शाह में तो बात कर लें। हिम्मत तो उस दिन देख लिया था जिस दिन रोड शो में हुआ था कार्यक्रम। और उसमें उसमें चुनाव आयोग तत्काल एक्शन लिया है भाई, डीसी को। हाँ, हटा दी, चप्पल दिखाने पे, चक्कर दिखाने पे हो जाता है, और बाकी जगह गोलियां चलने पे कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो बीजेपी का प्रकोष्ठ ही है, उसमें कोई दो मत है नहीं। नहीं और वो पता तुरंत नहीं, अब अपने तो ध्यान में चले गए थे विरोध देखते हुए। सवाल है कि अब ये चुनाव के क्या, यदि ये बंगाल चला गया तो फिर आप तमिलनाडु का भी खेल कुछ भी हो जाए, या केरल का भी खेल कुछ अनपेक्षित हो जाए, तो बता नहीं सकते। क्योंकि अब मैंने महाराष्ट्र के चुनाव, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, लेटेस्ट बिहार के देखने के बाद तो अब इस बात को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नतीजे डिजाइन होते हैं, और उसके लिए ये सब प्रोसेस होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए, और उसको फाइनल जामा न्यायपालिका पहनाती है।
चलिए भैया अगली बाइट लाइए, अगली बाइट लाइए। ওই যে শয়তান এসে বসে আছে, একটা শয়তান লোক, নাম বলবো না, নাম বলতে আমার লজ্জা লাগে, অফিসারদের ফোন করে থ্রেট করছে, বলছে দিল্লিতে নিয়ে যাবে। তোমার ক্ষমতা আছে? তুমি এক মাসে বড় বড় কথা বলছো, এটা তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি কে ইন্টারফেয়ার করার? তুমিও তো কেন্দ্রের সরকারে আছো। আমার যদি ইন্টারফেয়ার করার ক্ষমতা না থাকে, তোমারও নেই। তুমি কাকে কাকে ভয় দেখাচ্ছ আর কাকে কাকে ফোন করছো, আমরা কিন্তু সবটাই জানতে পারি। পরিষ্কার বলে যাই, ও মোটা ভাই, গঙ্গা ভাঙনের লোক মরে গেলে তোমার দেখা নাই। ও মোটা ভাই, ফরাক্কা ব্যারেজ ড্রেজিং করার জন্য তোমার দেখা নাই। ও মোটা ভাই, মা বোনদের ভোট কাটার জন্য তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড় ভোট কাটারি ভাই। মা বোনদের অধিকার নষ্ট করবার জন্য মহিলা বিরোধী ভাই, ছাত্র যুব বিরোধী ভাই, শ্রমিক কৃষক বিরোধী ভাই। তাই ভোটের পরে বলবো, তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। হিম্মত থাকলে সামনাসামনি লড়ুন, গণতন্ত্রের সৌজন্যতা রক্ষা করুন। সৌজন্যতা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। অসভ্যতামি করছেন কেন? মানুষের অধিকার কাটছেন কেন? এই 24-এর ভোটার লিস্টে তুমি নির্বাচিত হয়ে আজকে পদে আছো, প্রধানমন্ত্রী আজকে নির্বাচিত হয়েছো। আর এই লিস্টে যদি অনুপ্রবেশকারীর দ্বারা তুমি নির্বাচিত হয়ে থাকো, তাহলে তো তোমাদের পদত্যাগ আগে করা উচিত ছিল। তোমাদের লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়, কানে দিয়েছ তুলো আর পিঠে দিয়েছ কুলো, আর মানুষকে ধরে কিলো, এই একটাই কাজ তোমাদের। ये अमित शाह की चर्चा हो रही थी, इतने देर अमित शाह की गाथा चल रही थी कि शुरू में ही कहा कि कोई एक है आके दिल्ली से बैठ गया है, वो अधिकारियों को धमका रहा है, अधिकारियों को फोन करता है, अधिकारियों को धमकाता है, दिल्ली से आकर के यहाँ बैठा है और मुझे वो नाम जो है लेने- वोट मुझे नाम काटता लेने है। में भी शर्म आती है, नाम लेने में भी शर्म आती है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर के लड़ ले, वो छिप करके लड़ रहा है, सामने से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। ये अमित शाह को लेकर के चर्चा थी। और अमित शाह जहां भी बैठते हैं, बिहार में भी यही आरोप लगा था। लिफ्ट में सीसीटीवी, याद कीजिए, खबर हमने दिखाई थी, विजुअल्स दिखाए थे। जिस होटल में अमित शाह रुके थे, उस होटल में सीसीटीवी को कागज लगा करके ढक दिया गया था। और उस होटल में ये बताया जा रहा था कि लिफ्ट इसीलिए कागज लगा कि बाकी सीसीटीवी क्यों बंद किया जाएगा। मुझे लगता है जहां पर वीवीआईपी हो, वहां पर तो 4 सीसीटीवी एक्स्ट्रा लगते हैं। एक्स्ट्रा लगते हैं कि कल कुछ हादसा हो गया तो कम से कम चेक करे कौन हुआ कहाँ नहीं। 4 सीसीटीवी एक्स्ट्रा लगते हैं। ये सीसीटीवी वगैरह तो वहां पर जहां पर कदाचारी, व्यभिचारी, सीसीटीवी बंद किसके लिए होता है? चोर के लिए होता है, शाह के लिए नहीं बंद होता। देखिए, शाह और चोर, गांव में तुम्हारे यहाँ शाह और चोर ही कहते हैं ना, कि शाह के लिए नहीं बंद होता, चोर के लिए बंद होता है। यहाँ पर शाह के लिए बंद हो रहा है, अमित शाह के लिए बंद हो रहा है। तो अब सोच लीजिए आप, सीसीटीवी कभी भी चोर के लिए बंद होता है, शाह के लिए नहीं बंद होता। लेकिन उल्टा हो रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट में तो सीसीटीवी चेक किए जाते हैं कि क्या सही में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि वहीं से नजर रखती है कंट्रोल रूम पे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सिक्योरिटी का मामला है भाई। चलिए अगली क्लिप सुनाइए, ममता की अगली क्लिप। ভুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে, আর মুর্শিদাবাদকে দখল করবে, মালদাকে দখল করবে, উত্তরবঙ্গকে দখল করে বাংলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। নানা রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। আমিরুল অনেক কাজ করিয়েছে আমাকে দিয়ে। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये बंगाल को
डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी, बंगाली भाषा को खत्म कर देगी। भाऊ फाइनली लड़ तो रही हैं जोरदार, नहीं देखिए, खूब एक लड़ी ही हैं, राज्य है खूब जहाँ लड़ी। जोरदार लड़ाई हो रही है, हम्म, वो है बंगाल। बाकी हम्म, देश का कोई राज्य नहीं है जो बंगाल जैसा लड़ रहा है। हम्म, तमिलनाडु में वो युद्ध इतना फियर्स नहीं है या युद्ध इतना तेज नहीं है, क्योंकि बीजेपी को वहां पैर रखने को जगह नहीं है। हम्म, केरल में बीजेपी कांग्रेस को निपटाने के लिए लड़ रही है, इसलिए वो इतना फियरफुल नहीं है। लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह है जहां जबरदस्त युद्ध हो रहा है, और कहीं यदि चुनाव हो रहे हैं इस देश में तो बंगाल में ही हो रहे हैं। और ये बंगाल के चुनाव की परिणति ही, निर्णय ही बताएंगे। यदि बंगाल में इतना करने के बाद भी ममता हार जाती है तो फिर 2029 के नतीजे उसी दिन हम अनाउंस कर देंगे। भाजपा 400 पार। नहीं, चुनाव में तो अमित शाह रुकने के बाद तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है अमित शाह के नहीं है। रुकने के बाद। और उससे पहले अमित शाह को वहां रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जितनी तैयारियां की है, मामूली मेहनत नहीं किया है ज्ञानेश कुमार ने, नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की ये मेहनत के बाद ज्ञानेश कुमार से ऊपर। दोनों दोनों मेहनत। ज्ञानेश कुमार रात भर मेहनत करता है, सुप्रीम कोर्ट दिन भर मेहनत करता है। नहीं, इस बार सुप्रीम कोर्ट, जैसे इससे पहले डेडिकेशन सुप्रीम कोर्ट का इतना नहीं था, इतनी मेहनत नहीं थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे भी प्रणाम है, क्योंकि इस बार के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इतनी है जितनी ज्ञानेश कुमार की नहीं, बहुत जबरदस्त है। ज्ञानेश की नहीं क्योंकि है। इस बार ज्ञानेश को पूरा काउंटर किया था ममता ने, ज्ञानेश को रास्ते पे उतार दिया था ममता ने। हाँ, लेकिन हाँ, ममता हाँ, पस्त हो गई, वो एक ही जगह, वो सर्वोच्च न्यायालय, तो उसने या सुनवाई नहीं। सुनवाई के नाम पे प्रताड़ना है। कदम कदम पर ज्ञानेश कुमार इस बार फंसा, चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो, सीक्वेंस में देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर, एसआईआर शुरू हुई, चलिए ठीक है, एसआईआर पर तो पूरे देश में ही कहीं नहीं रोक पाए। लेकिन बंगाल में अलग क्या हुआ, माइक्रो ऑब्जर्वर 8,000 दूसरे प्रदेशों से सब भाजपा शासित राज्यों से भेजे गए। वो माइक्रो ऑब्जर्वर पता नहीं संघ की शाखा लगाते हैं कि जो है संघ के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या किसी और संगठन के हिस्सा है, कुछ नहीं, उनकी सूची तक नहीं जारी हुई। उसके पहले, क्योंकि वहां ममता की सरकार है और बीएलओ पे इतना इनका नियंत्रण नहीं था, तो बीएलओ को इतना हरास किया गया कि वहां बीएलओ ने जान देना शुरू कर दी। और सबसे ज्यादा मरे हुए, यदि मरने का आंकड़ा है बीएलओ का चुनाव एसआईआर के प्रेशर में, तो बंगाल में। उसके बाद में माइक्रो ऑब्जर्वर जब ये शराब चोरी पकड़ी गई तो इस पे पर्दा डालने के लिए जुडिशियरी वो ऑफिसर नियुक्त किए गए। जुडिशियल ऑफिसर की वो डेट ऑलमोस्ट कल सुबह तक खत्म हो जाएगी, कल शाम तक, लेकिन कोई उसमें नहीं है। और अल्टीमेटली जब चुनाव की डेट आएगी तो वही मतदाता सूची में मतदान होगा जिसमें 75 लाख लोग गायब है। नहीं, 23 लाख अब बचे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, 23 लाख हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए आज दो बातें है ना, सुनवाई होने के बाद क्या 75 लाख में से जिनकी सुनवाई हुई वो मेंबर बन गए क्या? तो वही तो सब हिडन है, सारा हिडन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा सुनवाई होगी और जब फाइनल चुनाव फाइनल लिस्ट पे ही होंगे, मैं आपको बता रहा हूं उसी लिस्ट पे चुनाव होंगे जिस लिस्ट में से 80 लाख लोग गायब हो गए। हाँ, 25-30 लाख लोग जुड़ेंगे जरूर, लेकिन वो लोग वो नहीं होंगे जो 80 लाख में से होंगे। वो लोग नए होंगे जो 18 साल पूरे कर चुके हैं, जो 30 एक बीजेपी का कार्यकर्ता 30-30 हजार फॉर्म भर रहा है, वो लोग होंगे। नहीं, इस चुनाव में तो कुल मिला के मान लीजिए कि सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत पूरी जिम्मेदारी पर अपने कह रहा हूं कि इस चुनाव में अगर 23 लाख लोग नहीं दे पाते हैं तो भारत की जुडिशरी, भारत की न्यायिक व्यवस्था का जो आत्मा है, वो आत्मा क्या है कि आप एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकते हो, 10 कसूरवार छूट जाए वो ठीक है, लेकिन बेकसूर नहीं। इस देश में उस पूरे न्यायिक जो वो है हमारा थंब रूल है, उसको पलट दिया। यहाँ पर एक नाजायज मतदाता वोट न देने पाए,
उसके चक्कर नहीं, में एक लाखों नाजायज जायज मतदाता भला ही दे, हम्म, लेकिन जो हम कहे वो नहीं दे, जो ममता के है वो नहीं दे। नहीं नहीं देखिए, न्यायिक न्यायिक लाइन पे मैं जा रहा हूं, ये तो हम आप हाँ। कह रहे हैं। उसमें ये है ना, क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग नाजायज मतदाता निकाल रहा है ना एसआईआर से। 10 नाजायज निकालने की कीमत पर लाखों जायज मतदाता वोट न देने पाए चलेगा। और सूर्यकांत की व्यवस्था, अब ज्ञानेश कुमार हट गए हैं इस मामले से। ये देश, हमको पता है, इस देश में सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश है, उनका कुछ नहीं बाल बांका होना है। लेकिन अगर वाकई इस देश में डेमोक्रेसी होती तो सूर्यकांत कटघरे में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यकांत ने आखिर में इस पूरी सुनवाई की जिम्मेदारी और प्रक्रिया सूर्यकांत ने तय की थी जब जुडिशियल अफसरों को लगाया। 23 लाख अफसर क्यों बचे रह गए? क्या होमवर्क नहीं था? क्या सीजीआई ऐसे ही बैठ जाता है? क्या सीजीआई ऐसे ही आदेश दे देता है? क्या सीजीआई कोई ब्लूप्रिंट, कोई फ्रेमवर्क कुछ नहीं देखता है कि इतने मतदाता हैं, जरा चुनाव आयोग लाओ, हम इतने स्टाफ दे रहे हैं, तो कितने दिन में कर लोगे सुनवाई पूरी? कोई डेडलाइन तय करने के पीछे कुछ होता है कि चलो अच्छा ठीक है जाओ कर लो, आखिरी दिन तक बच गए 20 लाख, बच गए, अब अगले चुनाव में वोट दे देना। जय माल्या बागची ने पता है क्या टिप्पणी की? जिनका नहीं हो पाया वो अगले चुनाव में वोट दे देंगे, इस बार नहीं अगले में दे देना। ये इस देश का अगर जस्टिस बोल रहा है तो सेम ऑन दिस जुडिशरी एंड सेम ऑन दिस जस्टिस। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए ऐसे जजेज को और ऐसे जुडिशरी को। जो संसदीय लोकतंत्र है, ये चुनावी लोकतंत्र है। चुनावी लोकतंत्र में मतदाता से कह दो इस बार नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। यानी आप नाजायज और अवैध सरकारों को चुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं। आप लेजिटिमेट कर रहे हैं इस देश में इलीगल सरकारों के गठन को। उसका रास्ता आप बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो रास्ते तैयार हो रहे हैं जिन रास्तों पर परेड करेगी अवैध सरकारें, वो सरकारें आप बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज बागची एंड सूर्यकांत, आप बनवा रहे हैं वो सरकारें। और ऐसे ही एक अवैध सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, चंद्रचूड़ की देन थी वो। बोल के 2.5 साल की अवैध सरकार है, 2.5 साल चली। ये स्थिति है इस देश की जुडिशरी की। बनने दीजिए, जिसकी सरकार बनती है देखते हैं हम भी। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।